हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई श्रृंखला में जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी। ठीक है, आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें क्या है, एनसीईआरटी जो होता है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण रोल क्या करता है, अपना अदा करता है। तो हम लोग एनसीईआरटी की बात करने वाले हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं। यानी एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जहां पे हम लोग क्या है, एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। ये जो एनसीईआरटी है, याद रखेंगे, ये जो एनसीईआरटी है आपका, ये जो आपका एनसीईआरटी है, ये आपका इकोनॉमिक्स का है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? क्लास 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। चीजें ध्यान में रखेंगे। तो क्लास 9 का जो सबसे पहला चैप्टर होता है अर्थशास्त्र का, उसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। यानी हम लोग पालमपुर गांव की कहानी से क्या करेंगे, चीजों को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और अर्थव्यवस्था को और अर्थशास्त्र को क्या करेंगे, समझने का बेहतरीन तरीके से प्रयास करेंगे। तो ये एक नई श्रृंखला है। हाँ, आई होप आप सभी लोग क्या करेंगे, हमारे इस श्रृंखला में रोजाना बने रहेंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का एक सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, ठीक है, वहां से हम लोग क्या करेंगे, बात अपनी स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9 का, ठीक है, जिसमें जो सबसे पहला चैप्टर होता है पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर को क्या है, लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर से भी क्या है, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं अर्थशास्त्र के, वो चीजें आपको समझ में अच्छे तरीके से आती है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9 पढ़ेंगे। क्लास 9 की जितनी एनसीईआरटी के क्या है चैप्टर्स हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्लास 10 की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर 11th और 12th की। ठीक है, मेरा इस क्लास का मेन जो उद्देश्य होगा, आपको क्या है, अर्थशास्त्र के जितने भी क्या है महत्वपूर्ण या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना, क्लियर करना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीडीएफ के माध्यम से, जो एनसीईआरटी के जो क्या है बुक्स के जो पीडीएफ है उसके माध्यम से भी हम लोग क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको, ठीक है, एक तरह से क्या है, एक तरह से डायरेक्ट पढ़ाऊंगा कि किसका मीनिंग क्या क्या होता है। समझ में आया? तो आइए फटाफट क्या करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का क्लास 9 की ये एनसीईआरटी है। ठीक है, बात करने वाले हैं हम लोग पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, पालमपुर गांव की जो कहानी है उससे हम क्या करेंगे, जो उत्पादन से संबंधित जो क्या है टॉपिक्स हैं उसको हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग आइए फटाफट जुड़ जाइए क्लास से, क्लास एक बार शेयर कर दीजिए और हम लोग अपना क्या करते हैं, ये बेहतरीन क्लास स्टार्ट करते हैं, पालमपुर गांव की कहानी। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, मैं ये डेली क्लास लूंगा आपका इकोनॉमिक्स का, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन आपसे, ठीक है, आप लोगों से एक तरह से रिक्वेस्ट है या गुंजाइश है कि आप लोग क्या करेंगे, घर पर बैठकर, आप लोग घर पर बैठकर एनसीईआरटी की किताब एक बार जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पालमपुर गांव की कहानी स्टार्ट करूंगा, जहां पर हम लोग क्या है, बहुत सारे जो क्या है टॉपिक्स है अर्थशास्त्र के, वो इस कहानी के माध्यम से क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, जैसे ही आपको टाइम मिलेगा, आप लोग घर पर बैठकर, ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे, यानी आप लोग पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे, तभी आपको क्या होगा, एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कंठस्थ होगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्या है जो टॉपिक्स हैं, जो कहानी पालमपुर गांव के कहानी से संबंधित है, वो मैं लेकर आया हूं। और आपको पालमपुर गांव की कहानी के साथ साथ अर्थशास्त्र के जितने भी क्या है इंपॉर्टेंस, जो क्या है हेडिंग्स एंड टॉपिक्स है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए फटाफट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग पालमपुर गांव की, बात करते हैं हम लोग पालमपुर गांव की। अगर हम पालमपुर गांव की बात करें, अगर हम पालमपुर गांव की बात करें, ठीक है, तो यह एक काल्पनिक गांव है, ऐसे रियल दुनिया में यह नहीं है। ठीक है, ये एक काल्पनिक गांव है और इस गांव के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र के कुछ टॉपिक्स को क्या है, समझाने का क्या है, प्रयत्न किया गया है। ठीक है, तो क्लास 9 की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो एक काल्पनिक गांव के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, पालमपुर है, जिसका नाम क्या है, पालमपुर है। पालमपुर के बारे में क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब इस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है, सबसे मेन उद्देश्य क्या है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके पीछे आपको क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो यह एक काल्पनिक गांव है पालमपुर, और पालमपुर की कहानी के माध्यम से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, उत्पादन से जुड़े जितने भी क्या है मूल विचार हैं। ठीक है, यानी उत्पादन से जुड़े जितने भी क्या है
मूल विचार है हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उत्पादन का मतलब क्या होता है? उत्पादन का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना। जब जब हमें क्या है, किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो हम उस वस्तु को क्या करते हैं, बनाते हैं, या सेवा की आवश्यकता होती है तो उसको हम खरीदते हैं। याद रखना। तो उत्पादन के जितने भी क्या है मूलभूत विचार हैं उसको हम लोग क्या है सीखने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितने हम लोग क्या है बेसिक क्या है जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी का मेन उद्देश्य है आपको क्या है उत्पादन से संबंधित जितने भी मूलभूत विचार हैं, जो टॉपिक्स है उसको क्या करना, क्लियर करना। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब हम पालमपुर गांव का एक परिचय देख लेंगे। आप लोगों से क्या है एक वादा रहेगा, मतलब कि एक तरह से क्या है आप लोग जाकर इसके बाद ठीक है आप एनसीईआरटी के पुस्तकों को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और यहां से ही क्या है पूरे एनसीईआरटी के बुक का एक निचोड़ है, मैं आपको क्या है उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आपके क्या है टॉपिक जो है वो जल्दी जल्दी कवर हो। तो पहले हम लोग पालमपुर गांव की बात करते हैं। यह एक काल्पनिक गांव है। सबसे पहले इसके जनसंख्या और सामाजिक संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसी से हम लोग अर्थशास्त्र के जितने भी क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो जनसंख्या की अगर हम बात करें, पालमपुर की अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक काल्पनिक गांव है, यहाँ पर करीबन आपको 450 परिवार देखने को मिलते हैं। कितने फैमिली देखने को मिलती हैं? 450। अगर हम बात करें भूमि वितरण में असमानता, अब यहाँ के कुछ लोगों के पास भूमि है, कुछ लोगों के पास भूमि नहीं है, तो वही लिखा हुआ है कि गांव में अधिकांश भूमि के जो स्वामी हैं वो उच्च जाति के लोग हैं। उच्च जाति के कितने परिवार हैं? 80 परिवार हैं। यानी 450 परिवारों में से 80 परिवारों के पास क्या है ढेर सारी भूमि है, ढेर सारी भूमि है, ये आपको पता होना चाहिए। और वो लोग उच्च जाति से क्या है आते हैं। उनके मकान बड़े हैं और ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं, ईंट और सीमेंट से बने हैं। ठीक है, ये बात की जा रही है। आगे इस गांव में दलित भी रहते हैं, इस गांव में दलित भी रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग भी रहते हैं। उनकी संख्या गांव की कुल जनसंख्या के, उनकी संख्या गांव के कुल जनसंख्या के क्या है 1/3 है। आपको ये पता होना चाहिए। ये पालमपुर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि 450 परिवार यहाँ पे रहते हैं, उनमें से जो 80 परिवार है उनके पास क्या है भूमि का अधिकांश भाग है जो उच्च जाति से आते हैं। और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग भी रहते हैं जिनको हम लोग दलित बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या जो है कुल जनसंख्या का क्या है 1/3% है। ठीक है, 1/3% है, ये आपको पता होना चाहिए। ये गांव के कोने में छोटे छोटे घरों को बनाकर रहते हैं, जिनमें से कुछ मिट्टी के भी बने हैं और कुछ घास फूस के भी बने हैं। तो ये पालमपुर के बारे में बात की गई, उसके जनसंख्या और सामाजिक संरचना के बारे में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब यहाँ की कुछ बुनियादी सुविधाओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो गांव है यहाँ पर कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं क्या है हमें ये देखने को मिलती हैं। तो बिजली और सिंचाई की बात करें तो पालमपुर एक ऐसा गांव है जहां पर क्या है अधिकांश घरों में क्या है बिजली उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है। अब देखो यहाँ से कहने का मतलब क्या है, जब आप भारत की बात करोगे, जब आप भारत की बात करोगे तो भारत के जो गांव हैं ठीक है वहां पर अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं वहां तक बिजली नहीं पहुंची है। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन करना है, चीजें पढ़ने के साथ साथ आपको कंपैरिजन भी करना है कि जो भारत के जो गांव हैं वास्तविक रूप से अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी बिजली के खंभे भी क्या है नहीं गाड़े गए हैं। तो समझ में आया। लेकिन ये एक काल्पनिक गांव है, यहाँ पर बिजली पहले से ही आ गई है। ठीक है, बिजली पहले से ही आ गई है, ये आपको पता होना चाहिए। सभी लोग ठीक है सभी लोग ट्यूबवेल का प्रयोग करते हैं और इनका ट्यूबवेल क्या है बिजली से चलता है। ठीक है, किसान क्या करते हैं अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए जो पानी है वो ट्यूबवेल के सहारे क्या करते हैं हाँ छिड़कते हैं। ये फायदा है इस गांव का। बिजली का उपयोग खेती और अन्य छोटे कामों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अन्य छोटे कामों के लिए भी किया जाता है। ये गांव की क्या है बुनियादी सुविधाएं हैं। ठीक है, अगर शिक्षा की बात करें, इस गांव की शिक्षा की बात करें तो पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल भी है, एक हाई स्कूल भी है, आपको पता होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक गांव में एक निजी औषधालय ठीक है या निजी क्या है दवा की दुकान क्या है खोली गई है। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्पेंसरी बोलते हैं, डिस्पेंसरी बोलते हैं। ठीक है,
तो औषधालय खुला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरे पालमपुर की बात की जा रही है। यहाँ पर बिजली आ गई है, बिजली से क्या है लोग अपना क्या है ट्यूबवेल चलाते हैं। ठीक है, और भी अन्य काम करते हैं। यहाँ पर 2 प्राथमिक स्कूल है। ठीक है, एक हाई स्कूल भी है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और एक क्या है छोटा सा निजी क्या है हाँ दवा का दुकान भी है, जहां पर क्या है दवा की जितनी भी सामग्रियां हैं वो उपलब्ध होती हैं। आगे बात करें पालमपुर का परिवहन कैसा है। ठीक है, परिवहन मतलब समझते हो। ठीक है, परिवहन के 4 भाग होते हैं। वायु परिवहन, ठीक है, जैसे एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब क्या है परिवहन के साधन है। उसके बाद क्या है सड़क परिवहन, उसके बाद क्या है रेल परिवहन और जल परिवहन। अगर हम पालमपुर की बात करें तो यहाँ पर परिवहन व्यवस्था और संचार सुविधा कैसी है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो पालमपुर की अगर हम बात करें तो पालमपुर अच्छी सड़कों द्वारा, ठीक है, पड़ोसी गांव क्या नाम है उसका रायगंज। ठीक है, रायगंज जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, उससे क्या है ये गांव लगता है या इसकी सीमा लगती है। और एक कस्बा और है जहां जिसका नाम क्या है शाहपुर है। क्या है शाहपुर, उससे जुड़ा हुआ है। तो पालमपुर एक क्या है काल्पनिक गांव है, बढ़िया गांव है, जहां हर प्रकार की क्या है सुविधाएं उपलब्ध है। तो वो क्या है एक रायगंज क्या है एक बड़ा सा गांव है उससे जुड़ा हुआ है, और एक कस्बा है, ठीक है, एक शहर है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है शाहपुर है। अगर हम यहाँ के यातायात सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर बैलगाड़ियां लोग चलाते हैं। ठीक है, भैंसा बग्गी चलाते हैं, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक और ट्रैक्टर भी क्या करते हैं यहाँ पे मौजूद है। इस गांव में व्यापार और आवागमन सुगम है, व्यापार आसानी से होता है। लोग चीजें क्या करते हैं शहरों में ले जाकर बेचते भी हैं और वहां से खरीद कर भी लेकर आते हैं। जैसे किसान है तो किसान क्या करते हैं अपने अनाजों को क्या करते हैं रायगंज में जाकर शाहपुर में जाकर बेच देते हैं, और वहां से जरूरतमंद की वस्तुएं क्या करते हैं अपने गाँव में लाकर, ठीक है, उसको क्या करते हैं यूज करते हैं और साथ ही साथ अपने गांव के लोगों को भी बेचते हैं। तो इस प्रकार से क्या है पालमपुर का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें तो प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के बारे में बात करना है। यहाँ की कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं। अब आर्थिक गतिविधियां क्या होता है पहले ये समझिएगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए जो हम काम करते हैं उसको आर्थिक गतिविधि बोलते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि धन कमाने के उद्देश्य से जो भी हम काम करते हैं वो क्या है आर्थिक गतिविधियों में शामिल की जाती हैं, आर्थिक गतिविधियों में शामिल की जाती हैं। बात करते हैं गांव की, बात करते हैं पालमपुर की। ठीक है, पालमपुर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गांव में खेती क्या है मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, पालमपुर में क्या है खेती यानी कृषि, कृषि क्या है इनका मुख्य व्यवसाय है, याद रखना। तथा लोग यहाँ के क्या है कुछ अन्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं, जैसे लघु स्त्री विनिर्माण से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग डेयरी से जुड़े हुए हैं यानी दूध बेचने का काम करते हैं, पशु पालने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग परिवहन के संसाधनों का इस्तेमाल करके क्या है अपनी जीविका को क्या करते हैं चलाते हैं। तो इस प्रकार के क्या है यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां आपको देखने को मिलती है, यानी कुछ लोग क्या है कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कुछ लोग क्या है लघु स्तरीय विनिर्माण यानी चीजें बनाने का काम करते हैं, डेयरी से जुड़े हुए हैं, परिवहन से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे बात करें अगर हम तो आवश्यक संसाधन। ठीक है, आवश्यक संसाधनों की बात करते हैं। आवश्यक संसाधन इन गतिविधियों के लिए क्या है जरूरी संसाधन हमें चाहिए। अगर आपको क्या है खेती करना है, आपको विनिर्माण का काम करना है, डेयरी क्या है डेवलप करना है, परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए आपको क्या है कुछ आवश्यक संसाधनों की भी क्या है जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमारे जीवन में क्या है हर एक प्रकार की संसाधन की जरूरत पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, वे सभी संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, निःशुल्क रूप में मिले हुए हैं, ठीक है, सीमित रूप में मिले हुए हैं, तो उनको क्या बोला जाता है प्राकृतिक संसाधन बोला जाता है, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। जैसे भूमि, भूमि क्या है एक प्राकृतिक संसाधन है, पानी क्या है एक प्राकृतिक संसाधन है, इसके अलावा वायु क्या है एक प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे भी क्या है एक प्राकृतिक संसाधन है। इनसे हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं क्या होती हैं पूरी होती हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो कुछ मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, वे सभी संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है उसको क्या बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं। जैसे तमाम प्रकार के जो उपकरण होते हैं, मशीनें होती हैं, यानी जो हमारे द्वारा बनाई गई हैं, जो हमारे द्वारा बनाई गई हैं वो सभी क्या होते हैं मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया सभी को। चलिए आगे बात करते हैं। तो मानवीय प्रयास भी बहुत जरूरी है। श्रम,
जब तक आप श्रम नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद पैसा, ये सारे क्या है, आवश्यक संसाधन है जो आपको क्या है, उत्पादन, किसी भी उत्पादन में क्या है, इस्तेमाल करते हुए क्या है, लोगों द्वारा क्या है, देखे जाते हैं। समझ में आया? तो चाहे खेती हो, चाहे कोई और कार्य हो, ठीक है, आपको इन सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है। प्राकृतिक संसाधन की जरूरत पड़ती है, मानव निर्मित संसाधन की जरूरत पड़ती है। ये दोनों तो मान लीजिए आपको प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक क्या होगा, इन संसाधनों से आप किसी भी प्रकार के वस्तु और सेवा का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है, मुख्य आर्थिक गतिविधियां बताया गया है पालमपुर। पालमपुर के अधिकतर लोग क्या है, खेती करते हैं। कुछ लोग क्या है, अन्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें विनिर्माण आता है, डेयरी, परिवहन, ये सारे चीजें आपको देखने को मिलती है। और ये सारे संसाधनों का वो लोग इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हाँ, आजीविका अपना चलाते हैं, आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम आगे बात करें निष्कर्ष के रूप में, ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, एक तरह से क्या है, पालमपुर कहानी का या पालमपुर गांव की कहानी का निष्कर्ष है। अगर हम पालमपुर की बात करें तो यह एक काल्पनिक गांव है। यहाँ पर सड़कें उन्नत अवस्था में है, परिवहन उन्नत अवस्था में है, यहाँ पर बिजली भी है, यहाँ पर क्या है, सिंचाई के साधन भी मौजूद हैं, यहाँ विद्यालय भी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। तो इसलिए यह कहानी भारतीय गांवों में होने वाली विभिन्न उत्पादन गतिविधियों को दर्शाती है, याद रखना। ठीक है, समझ में आया? अगर हम बात करें भारत में कितने गांव हैं, ठीक है, कितने गांव हैं याद रखेंगे। ठीक है, भारत में करीबन 6,40,867 गांव हैं। ठीक है, ये कहां से डेटा उठाया गया है, ये 2011 की जनगणना से जुटाया गया है। अब आने वाले समय में जनगणना होगी तो आपको क्या है, चीजें और पता चलेगी। तो इतने भारत में क्या है, गांव है। कस्बे कितने हैं, ठीक है, कस्बे कितने हैं, करीबन 7,935। ठीक है, 7,935 क्या है, आपको शहर भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, गांव की अगर हम बात करें भारत में, ठीक है, अगर हम भारत में बात करें तो जनसंख्या की बात करें, ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो लगभग 70% लोग क्या है, गांव में देखने को मिलते हैं, गांव में निवास करते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी आपके 30 से 31% लोग क्या है, शहरों में बसे हुए हैं। ये आपको चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, ये 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, लगभग 70% यानी 68 कुछ प्रतिशत क्या है, जो लोग हैं वो आपको गांव में निवास करते हुए देखने को मिलते हैं, और करीबन 30 से 31% जो लोग हैं वो आपको क्या है, शहरों में निवास करते हुए देखने को मिलते हैं। गांव की अगर हम बात करें तो गांव क्या है, भारत में कुल कितने हैं, 6,40,867 क्या है, गांव है। और शहरों की बात करें, कस्बों की बात करें तो 7,935 क्या है, कस्बे हैं। ठीक है, भारत के जो अधिकतर लोग हैं वो गांव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गांव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को यहाँ तक? तो ये चीजें बताई जा रही हैं। तो इस कहानी का जो मेन मकसद है, आपको चीजों को समझाना है। जैसे हमने अभी तक क्या क्या समझा, सारी सुविधाएं समझी, सड़क के बारे में पता किया, परिवहन, उसके बाद क्या है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या है, मानव निर्मित संसाधन, श्रम के बारे में बात किया, मुद्रा यानी पैसे के बारे में भी हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको बात करते हैं। चलिए आइए। ठीक है, भारत में ग्रामीण उत्पादन क्रिया, ठीक है, क्रियाओं के प्रकार। अब हम लोग भारत के गांवों के बारे में बात करेंगे। अब थोड़ा सा पालमपुर को छोड़ते हैं, अब हम लोग क्या है, अपने भारत के गांवों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपको क्या है, यही सिखाता है। पहले तो अर्थशास्त्र के जितने भी क्या है इंपॉर्टेंट क्या है जो टॉपिक्स है वो आपको क्या है पढ़ने को इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद आपको कंपैरिजन करना है कि पालमपुर जो जैसा गांव जो एक बेहतरीन गांव है और भारत के जो क्या है जो गांव है उनके बीच क्या चीजों की कमी है और क्या चीजें वहां पर क्या है बहुत अधिक मात्रा में क्या है देखने को मिलती हैं। समझ में आया? चलिए, राधे राधे सभी को। ठीक है, बताएंगे सभी लोग। तो भारत में ग्रामीण उत्पादन क्रियाओं के प्रकार, अब आगे बात करेंगे हम लोग भारत के गांवों के बारे में। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियों को 2 भागों में बांटा गया है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। आप लोग अभी क्या है, अभी क्लास देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। एक है कृषि क्रियाएं, सभी लोग कृषि क्रियाओं के बारे में जानते हैं। अनाज उगाना, गेहूं, चावल, ठीक है, बाजरा, इन सभी चीजों का उत्पादन करना क्या है, कृषि क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो भारत के गांवों में खेती उत्पादन की क्या है, प्रमुख क्रिया है, प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। याद रखना, भारत में जितने भी गांव हैं वहां के जो रहने वाले लोग हैं किससे जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फिर दूसरी आती है गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है, दूसरी कौन सी आती है, गैर कृषि क्रियाएं। तो खेती को छोड़कर उत्पादन की सभी गतिविधियां वो क्या आती हैं,
गैर कृषि क्रिया में आती हैं। जैसे हमने बताया पालमपुर में लघु क्या है, विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, ये सब क्या है, गैर कृषि क्रियाएं हैं। समझ में आया? तो अगर हम अनाज का उत्पादन करते हैं, ठीक है, अनाज का उत्पादन करते हैं तो आपका क्या है, कृषि क्रियाएं में आएंगी, ठीक है। लेकिन हम व्यापार करते हैं, किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करते हैं, तो वो क्या होता है, गैर कृषि क्रियाएं में आता है। तो भारत में भारत में अगर आप देखेंगे तो गाँव में, ठीक है, गाँव में आपको उत्पादन क्रिया दो प्रकार की देखने को मिलेगी, ठीक है। एक है आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और दूसरी है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आपको क्या है, खेती देखने को मिलेगा, लोग खेतों में लगे हुए हैं, चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और गैर कृषि क्रियाएं में आपको देखने को मिलेगा विनिर्माण, जहां पर लोग क्या है, हाँ, जहां पर लोग कच्चे माल को पक्के माल में क्या करते हैं, बदलने का काम करते हैं। जैसे पालमपुर में एक व्यक्ति क्या है, गन्ने गन्ने उगाता है, गन्ने से फिर क्या करता है, गुड़ बनाता है, चीनी बनाता है, उसको रायगंज और शाहपुर गांव में जाकर क्या करता है, बेचता है। तो ये विनिर्माण की क्रिया कही जाएगी। परिवहन देखने को मिलेगा, लोग बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, बैलगाड़ियों के माध्यम से क्या है, बहुत सारी अनाजें जो हैं वो क्या करती हैं, रायगंज और शाहपुर जैसे क्या है, हाँ, कस्बों में क्या है, जाती हैं बेचने के लिए। समझ में आया? उसके बाद दुकानदारी भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पालमपुर में रहते हैं लेकिन क्या करते हैं, खेती का काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, रायगंज जैसे क्या है, बड़े क्या है, गांव में जाते हैं, वहां से चीजें क्या है, इकट्ठा कर कर जरूरत के जो सामान है वो इकट्ठा करके लाते हैं और गांव में अपना दुकान खोलकर क्या करते हैं, लोगों को बेचते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया सभी को? तो यहां तक समझ में आया। तो भारत में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो उत्पादन की क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, कृषि और गैर कृषि क्रियाओं में। चलिए आगे बात करते हैं आगे, ठीक है। अब उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्पादन क्या होता है, ठीक है। देखिए उत्पादन का मतलब क्या होता है, उत्पादन को हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। उत्पादन की बात करें तो सीधा सीधा अगर हम अर्थ में बात करें तो वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करना, वस्तु एवं सेवा का, ठीक है, सेवा का निर्माण करना, ठीक है, का निर्माण करना, यही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, उत्पादन। अब हम उत्पादन करते क्यों हैं, ये भी तो ये चैप्टर सिखाएगा आपको। उत्पादन बेटा इसीलिए करते हैं ताकि हमारी आवश्यकताएं क्या हो सके, पूर्ण हो सके, ठीक है। जब जब हमें क्या है, आवश्यकताओं ने घेरा है, तब तक हमने क्या है, कोई ना कोई वस्तु या सेवा का क्या है, इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो उत्पादन करना जरूरी होता है ताकि हमारी क्या हो, आवश्यकता पूर्ण हो, ताकि हमारी आवश्यकताएं क्या हो, पूर्ण हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजन ऐसी वस्तुएं और सेवाओं को बनाना है जिससे हमारी आवश्यकताएं क्या हो, पूर्ण हो, जिससे हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो। अब याद रखेंगे उत्पादन के कारक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही यही आपको इस चैप्टर में क्या है, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। उत्पादन के कारक जिसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। उत्पादन के बेटा चार कारक होते हैं, क्या होते हैं, चार कारक। पहला आपका बनता है भूमि, ठीक है, पहला आपका क्या बनता है, भूमि। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा श्रम, दूसरा आपका बनता है श्रम। तीसरा आपका बनता है पूंजी, तीसरा आपका क्या बनता है, पूंजी। और चौथा बनता है आपका उद्यम, क्या, उद्यमिता या बोलते हैं, ठीक है। उद्यम भी बोल सकते हो, साहस भी बोल सकते हो, ठीक है, या आप इसको मानव पूंजी भी बोल सकते हो, मानव पूंजी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो किसी भी वस्तु या सेवा का, याद रखेंगे, किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण करने के लिए आपको उत्पादन के कारकों की आवश्यकता होती है। और उत्पादन के कारक कितने होते हैं, चार, ठीक है। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। इनके बिना आप किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं कर सकते हो, चाहे वो वस्तु का हो, चाहे वो सेवाओं का हो। ये जो पालमपुर गांव की कहानी है ये आपको यही बताने का प्रयास करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग उत्पादन क्यों करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। हम किस चीज का उत्पादन करते हैं, हम वस्तुओं को भी बनाते हैं और सेवाओं को भी बनाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहां पर मैं क्या हूं, सेवाओं का उत्पादन कर रहा हूं, आप लोग क्या है, उस सेवाओं को क्या कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो, यानी उपभोग कर रहे हो, ठीक है। समझ में आया? ये जो माइक है ये हमें कहीं ना कहीं से क्या है, बनाकर ही मिली हुई है, तो ये वस्तु है, ठीक है, इसका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कंजप्शन हो रहा है। तो आप हमें देख रहे हो, ठीक है, तो हम सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, आप उस सेवा को क्या कर रहे हो, ले रहे हो या उसका उपभोग कर रहे हो। और ये माइक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उपभोग कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमें क्या है, माइक बनाकर दिया है।
तो ये चीजें हैं ताकि हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो। हमारी आवश्यकताएं क्या है पता ही है, ठीक है, हमें कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि करना है ताकि हमारा जीवन क्या हो, बेहतरीन तरीके से चल सके, ठीक है, क्योंकि मुद्रा कमाना और अपने जीवन को चलाना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि क्या हर चीजें हमारे जीवन की केवल मुद्रा से ही संबंधित है, ठीक है। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग क्या है अपने माता पिता को प्रेम करते हैं, तो उससे भी क्या है हमारा जो जीवन होता है वो बेहतर बनता है, ठीक है। फिलहाल हम अर्थशास्त्र में बात करेंगे तो हम लोग मुद्रा को ही क्या है केंद्र में रखेंगे, मुद्रा को ही केंद्र में रखेंगे। हम लोग किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, पहले तो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें और दूसरा क्या है हम धन कमा सकें, हम दूसरा क्या है धन कमा सकें। इसीलिए ना हम लोग क्या है भूमि पर यानी पृथ्वी पर हमेशा क्या है प्रयत्न प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। प्रयास ही क्या है जीवन है, प्रयास ही क्या है जीवन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्पादन के कारकों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पादन के कारक की बात करें तो उत्पादन भूमि श्रम पूंजी के संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। देखिए अगर आप मान लीजिए कोई एक इंसान है, आप इंसान है, आपको कोई चीज बनाना है, कोई वस्तु या सेवा बनाना है, तो सबसे पहले आपको भूमि चाहिए, भूमि तो चाहिए ही चाहिए। हवा में तो थोड़े ना वस्तु कोई बनाओगे, हवा में कोई वस्तु बनेगा या हवा में ही सेवाएं बनेगी, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद भूमि तो आपको मिल गई, फिर उस भूमि पर आपको मेहनत तो करना होगा, भूमि पे मेहनत करना होगा कि नहीं। जब तक आप मेहनत ही नहीं करोगे, आप एक किसान हो, आपके पास 3 बीघा क्या है खेत है, 3 बीघा खेत है, अब भूमि तो है आपके पास, अब मेहनत ही नहीं करना चाहते तो क्या अनाज उगेंगे, नहीं उगेंगे। तो आपको क्या करना होगा, श्रम यानी मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करने के लिए आपको उस भूमि पर क्या अनाज उगाने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपको पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए ना। अब उस पैसे से आप ट्रक खरीदोगे, ठीक है, खाद खरीदोगे, बीज खरीदोगे, उर्वरक खरीदोगे, सिंचाई के बहुत सारे क्या मशीनें खरीदोगे, नलकूप यानी ट्यूबवेल खरीदोगे, तो इन सब के लिए पूंजी चाहिए ना। अब ये 3 चीजें आपके पास हो गई, आपके पास भूमि भी आ गई, आपके पास श्रम भी आ गया, आपके पास पूंजी आ गया, 3 चीजें आपके पास है, ठीक है। जमीन है, उसके बाद क्या है आपकी मेहनत है, और फिर उसके बाद आपके पास पूंजी है यानी पैसा है। अब ये 3 चीजें तो आ गई, ठीक है। अब कैसे उत्पादन होगा, तो इन तीनों का क्या करना होगा, एक संयोजन बनाना होगा, एक संगठन बनाना होगा। इनको इस प्रकार से आपको क्या है बैलेंस बैठा कर क्या है काम करना होगा, ताकि क्या है आप खेत में अनाज उगा सको। उसके लिए आपको चौथी चीज की आवश्यकता होगी, जिसको बोलते हैं उद्यम। उद्यम का मतलब होता है एक तरह से आपको किसी भी पार्टिकुलर क्या है सेक्टर का नॉलेज होना, ठीक है। आप किसान ऐसे ही नहीं बन सकते, ठीक है, आप किसान ऐसे ही नहीं बन सकते। किसान होने के लिए भी क्या है आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। समझ में आया। जैसे मुझे अगर कोई बोल दे कि जाकर खेत में क्या है तुम गेहूं उगाओ, तो मैं नहीं उगा पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसका क्या है मेथड नहीं पता है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। या मेरा मेरा अनुभव नहीं रहा है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। मेरा एक अनुभव नहीं रहा है, या आप भी क्या है आपसे भी बोला जाए तो कि आप जाके खेत में काम करिए, तो आप नहीं कर सकते, आपको काम करते करते समय लगेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है उद्यमशीलता होनी चाहिए, यानी आपके पास क्या है उस पार्टिकुलर क्या है सेक्टर का एक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपके पास भूमि आ जाए, श्रम आ जाए, पूंजी आ जाए, आप तब तक उत्पादन नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर उद्यमशीलता का गुण नहीं आता। आप एक एंटरप्रेन्योर या जोखिम लेने वाले व्यक्ति नहीं बन जाते, ठीक है। क्योंकि जोखिम जो व्यक्ति लेता है वही क्या करता है इन तीनों संसाधनों का अच्छे तरीके से प्रयोग करके कोई ना कोई वस्तु और सेवा का क्या करता है निर्माण करता है। समझ में आया। जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, मेरे पास ये बोर्ड आ जाए, मेरे पास कंप्यूटर आ जाए, माइक आ जाए, कैमरा आ जाए, ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज ना हो, ठीक है, तो हम क्या है हम आपको सेवाएं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ठीक है, हम आपको सेवाएं नहीं दे पाएंगे। तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को। तो यहाँ तक ये 4 जो साधन होते हैं इन्हीं को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है, FOP बोला जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है, याद रखेंगे। चलिए अब एक एक संसाधन के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करना है, जरा समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग, और एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करिएगा और बताते भी चलिएगा कि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि एक नई श्रृंखला का हमने शुरुआत किया है जहां मैं NCERT आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9 की NCERT, सब्जेक्ट का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो उत्पादन के क्या होते हैं, ये 4 कारक होते हैं, 4 आवश्यक तत्व होते हैं, इनके बिना उत्पादन क्या है पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भूमि। भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं, ठीक है, लैंड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं भूमि, ठीक है,
भूमि का मतलब जिस पे आप खड़े हैं उसी का मतलब केवल भूमि नहीं होता, भूमि का मतलब क्या है, कुछ और होता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो भूमि पहले तो एक प्राकृतिक संसाधन है, आपको पता होना चाहिए। भूमि एक क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि यह एक सीमित संसाधन है। आप जिस घर में रहते हो क्या उसको रबड़ की तरह खींच के बड़ा कर सकते हो? रबड़ की तरह खींच के बड़ा कर सकते हो? नहीं ना कर सकते। तो भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है, ये सीमित मात्रा में हमारे क्या है, पृथ्वी पर उपलब्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद करें, ठीक है, भूमि क्या है, एक निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क संसाधन है जो प्रकृति ने हमें फ्री में दिया है, फ्री में दिया है, ठीक है, निःशुल्क है बिल्कुल। आगे अगर हम बात करें, भूमि की बात करें, अब भूमि के अंदर किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि को भूमि के श्रेणी में रखा गया है, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो भूमि के बारे में ये बात की जा रही है, समझ में आया? भूमि के बारे में ये, केवल भूमि का मतलब जमीन ही नहीं है, यहाँ पर क्या है, भूमि के साथ साथ और भी प्राकृतिक संसाधनों को जोड़ा गया है। जल, जल भी क्या है, आपको भूमि पे ही देखने को मिलता है। वन, पेड़ पौधे आपको वहीं देखने को मिलते हैं। खनिज, इन सब को क्या है, भूमि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यानी अगर आपको कहीं जमीन मिल जाए, ठीक है, अगर मान लो एक किसान को एक बंजर जमीन मिल जाए तो वहां उत्पादन वो कर पाएगा? नहीं, उसको एक ऐसी जमीन चाहिए जिसकी उर्वरा क्षमता क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, उसके पास वहां पर क्या है, जल मौजूद हो, ठीक है, जो वायु है, जो पर्यावरण की दशाएं हैं वो अनुकूल हो, तभी ना वो उत्पादन कर पाएगा। तो ये भूमि का मतलब ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जल, वन, खनिज इत्यादि को भूमि के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, भूमि प्राकृतिक संसाधन है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है और निःशुल्क है, ये अब समझ में आया? तो ये पहला कारक है उत्पादन का। आइए दूसरा बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने लोग क्या है क्लास देख रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपने भविष्य में कुछ बनना चाहते हो तो आपको क्या है, श्रम के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, श्रम के बारे में अगर आप नहीं जानेंगे तो जीवन भर क्या है, आपकी जो जीवन है, आपका जो जीवन है वो अच्छे तरीके से नहीं बीतेगा। तो श्रम समझने का प्रयास करेंगे। श्रम को हम लोग लेबर बोलते हैं। ठीक है, श्रम का मतलब होता है मेहनत। ठीक है, जिस प्रकार से एक टीचर क्या है आपको पढ़ाने के लिए मेहनत करता है, उसी तरह आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप पढ़ने में क्या करें, मेहनत करें, पढ़ने में मेहनत करें, समझ में आया? और इसी तरह जो किसान है वो क्या करता है, ठीक है, धूप में, कड़कड़ी धूप में क्या करता है, आपके लिए क्या करता है, ढेर सारे अनाज उगाता है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, मेहनत करता है। तो मेहनत के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, श्रम से आसे, हाँ, श्रम से आशय उन लोगों से है जो उत्पादन का कार्य करते हैं। कोई भी, हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं इस समय, हम श्रम ही ना कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। आगे, ठीक है, हर श्रमिक उत्पादन में अपना क्या करता है, श्रम देता है। हर श्रमिक उत्पादन में अपना क्या करता है, श्रम देता है। याद रखना, श्रमिक को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ। श्रमिक को, ठीक है, श्रमिक को उसके श्रम से अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नहीं किया जा सकता, याद रखना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, ये नॉलेज हमेशा ही मेरे साथ रहेगा, इसको हम अपने आप से हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, श्रम के बारे में ये है, आप जो चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं, आपने जितना बढ़िया से वो कंटेंट पढ़ा है, ठीक है, उस कंटेंट को आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं। तो जहां श्रमिक होगा वहीं उसका श्रम भी होगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो हर एक श्रमिक क्या करता है, उत्पादन की क्रिया में अपना श्रम क्या करता है, हाँ, देता है। अगर हम श्रमिक की बात करें तो श्रमिक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, श्रमिक दो प्रकार के होते हैं। जीवन में सफलता पाना है तो आपको क्या है, श्रमिकों के प्रकारों के बारे में क्या है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये जो कहानी हमें यही सब चीजों के बारे में बताती है। एक है शिक्षित और कुशल श्रमिक, जिसको हम लोग स्किल्ड लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किल्ड लेबर, जिनके पास एक पार्टिकुलर क्या होता है, नॉलेज होता है किसी भी फील्ड का। ठीक है, उनको हम लोग स्किल्ड लेबर बोलते हैं। तो शिक्षित और कुशल श्रमिक ये क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इनके पास तकनीकी ज्ञान होता है, ठीक है, नॉलेज होता है टेक्नोलॉजी का। इनको क्या बोला जाता है, कुशल श्रमिक बोला जाता है, स्किल्ड लेबर बोला जाता है। जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए,
ठीक है, वकील हो गया, ये लोग क्या होते हैं, एक स्किल्ड लेबर होते हैं। ठीक है, इसी तरह कारखाने में जो काम करने वाले कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जिनको पता है कि किस मेथड से क्या है, किस हिसाब से उत्पादन करना है, तो उनको क्या बोला जाता है, स्किल्ड लेबर बोला जाता है। ठीक है, आप कभी भी क्या है, किसी भी क्या है सरकारी जॉब में जाओगे तो आपके अंदर एक स्किल्ड होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो आपको हायर करेंगे। ठीक है, तो स्किल्ड लेबर बनना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्ड नहीं है तो आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? तो स्किल्ड लेबर कौन होते हैं, जिनके पास एक पर्टिकुलर नॉलेज होता है, पढ़े लिखे होते हैं, तकनीकी ज्ञान होता है, काम करने का तरीका उनको पता होता है, काम करने का तरीका पता होता है, उनको स्किल्ड लेबर बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉन स्किल्ड। ठीक है, जिनके पास स्किल नहीं होता। ठीक है, अब जिनके पास स्किल नहीं होता वो क्या करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। ठीक है, समझ में आया, शारीरिक श्रम करते हैं। अगर हम बात करें एक रिक्शा वाला, ठीक है, आपके शहर में या आपके गांव में एक रिक्शा वाला क्या करता है, उसके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, मेहनत से पैसे कमाता है, शारीरिक श्रम से पैसे कमाता है। ठीक है, देखिए पैसे तो मैं भी कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैंने क्या है, मैं अपने मानसिक श्रम पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर रिक्शे वाले की बात करें तो अपने शारीरिक श्रम के क्या है, शारीरिक श्रम से क्या करता है, पैसे का अर्जन करता है। ठीक है, तो यहां पर आपको दो प्रकार के क्या है, श्रमिक देखने को मिलते हैं। आगे, अब दो प्रकार का श्रम भी होता है, एक होता है आपका शारीरिक श्रम। ठीक है, दो प्रकार का श्रम भी होता है, एक याद रखेंगे शारीरिक श्रम। ठीक है, शारीरिक श्रम, चलिए हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग बताएंगे। एक होता है शारीरिक श्रम, अब श्रम भी तो दो प्रकार के होंगे, और एक होता है मानसिक श्रम। ठीक है, मानसिक श्रम। ठीक है, मानसिक श्रम। अब मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, बताओ मैं शारीरिक श्रम ज्यादा कर रहा हूँ कि मानसिक श्रम ज्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको बताना है। और अगर बाजार में कोई क्या है, ट्रॉली वाला है, वो क्या कर रहा है, कोई सामान ढो रहा है, कोई सामान ढो रहा है, ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है। ठीक है, तो वो बताइए ज्यादा शारीरिक श्रम कर रहा है कि ज्यादा मानसिक श्रम कर रहा है। वैसे कोई भी दुनिया का इंसान हो, अगर वो कोई भी काम करता है तो ये दोनों श्रम उसके क्या है, अंदर देखने को मिलते हैं। वो शारीरिक श्रम भी करता है और मानसिक श्रम भी करता है। डिपेंड करता है कि कौन कितना ज्यादा शारीरिक श्रम करता है, कौन कितना ज्यादा मानसिक श्रम करता है। तो यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ज्यादा क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने शारीरिक श्रम का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मानसिक, तो आप बताएंगे मानसिक। ठीक है, मैं ज्यादा क्या है, मैं मानसिक श्रम का ही ना इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं तो कोई क्या है, बहुत बड़ा क्या है, मतलब कि ईंट पत्थर तो ये क्या है, आपको मार कर तो नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, केवल अपने क्या है, बुद्धि का प्रयोग करके आप कुछ चीजों को क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। यानी मेरा शारीरिक श्रम कम है, लेकिन मानसिक श्रम क्या है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ट्रॉली वाले की बात करें, ठीक है, उसका देखें, और कारखाने में जो लेबर होते हैं, जो क्या है, बोरी क्या है, ढोते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान ले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, मानसिक कम करते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति मानसिक श्रम ज्यादा करता है उनको क्या है, हम लोग एक तरह से स्किल्ड लेबर या कुशल श्रमिक के अंतर्गत गिनते हैं। ठीक है, उनकी क्या है, उनकी जो, उनको हम कहाँ पे शामिल करते हैं, कुशल श्रमिक में। और जो शारीरिक श्रम करते हैं उनको हम लोग एक तरह से अकुशल श्रमिक बोलते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास किसी एरिया का पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं भौतिक पूंजी। तीसरा, पहला बताया मैंने भूमि, दूसरा बताया श्रम, अब तीसरा आते हैं पूंजी की बात करते हैं। पूंजी में बात करना है हम लोग को भौतिक पूंजी की, पूंजी में हम लोगों को बात करना है भौतिक पूंजी की। तो उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली सभी भौतिक वस्तुएं, ठीक है, मतलब आपने अपने उत्पादन में जितने भी प्रकार के वस्तुओं का इस्तेमाल किया है, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक पूंजी बोलते हैं। अगर कोई किसान है, ठीक है, खेत में अनाज उगाता है, तो वो क्या करता है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करता है, फिर इसके बाद बहुत सारे उर्वरक है, कीटनाशक है, ठीक है, उनका इस्तेमाल करता है। वो सभी क्या कहलाते हैं, भौतिक पूंजी कहलाते हैं। अब भौतिक पूंजी को भी दो प्रकार में बांटा गया है, याद रखेंगे, दो प्रकार में। एक है आपकी स्थायी पूंजी, ठीक है, और एक है आपकी कार्यशील पूंजी। दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पालमपुर की जो गांव की कहानी है वो आपको यही सारी चीजें अच्छे तरीके से बताती है। आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्थायी पूंजी। इनमें उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो कई वर्षों तक उत्पादन के काम में आती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए औजार से लेकर हल, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर तक, ये सब क्या है, ये सब आपके स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं, और ये उत्पादन क्रिया के समाप्त हो जाने के बाद भी समाप्त नहीं होती हैं। ठीक है, अब ये बताओ, मैं आपको सेवाएं दे रहा हूं, यानी उत्पादन ही कर रहा हूं, तो मैं इस बोर्ड का क्या है, लंबे समय तक प्रयोग करूंगा, तो ये हमारे लिए क्या है, एक स्थायी पूंजी है। ठीक है,
इसका मैं लंबे समय तक प्रयोग करके आपको सर्विसेज दूंगा। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसी तरह जब किसान क्या करेगा, अपने खेतों में ट्यूबवेल लगवाएगा, अब वो जैसे ही उसका उत्पादन का क्रिया समाप्त होगा, क्या ट्यूबवेल खत्म हो जाएगा? नहीं, ट्यूबवेल तो बना रहेगा। उस ट्यूबवेल से वो लगातार सिंचाई करेगा, पानी की पानी देगा पूरे खेतों में। तो ये चीज है। तो स्थायी पूंजी याद रखेंगे। दूसरा आते हैं कार्यशील पूंजी। देखिए, ये स्थायी पूंजी में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल कई वर्षों तक उत्पादन में किया जाता है और ये उत्पादन की क्रिया के समाप्त हो जाने के बाद समाप्त नहीं होते। ठीक है, जैसे औजार, टरबाइन, कंप्यूटर इत्यादि। अब बात करते हैं कार्यशील पूंजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करिएगा। इनमें वे वस्तुएं शामिल होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में खत्म हो जाती हैं। जैसे ही उत्पादन समाप्त हुआ, ये वस्तुएं भी समाप्त हो जाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कच्चा माल। ठीक है, अब अनाज उगाने के लिए क्या चाहिए? उर्वरक चाहिए, कीटनाशक चाहिए, रासायनिक कुछ रसायन चाहिए। ये सब क्या है? कच्चा माल है, तभी ना अनाज उगेगा, गेहूं चावल का उत्पादन होगा। तो ये कच्चा माल है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आपके पास नगद पैसे। ठीक है, गांधी जी के 500, 200, ठीक है, 100 के नोट भी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? बैंक बैलेंस भी चाहिए। ठीक है, तो वो सब क्या है? वो सब आपके कार्यशील पूंजी में देखने को मिलते हैं। समझ में आया? तो कच्चा माल और नगद पैसे, ये सब कार्यशील पूंजी के क्या है? उदाहरण है। जैसे उदाहरण में भी दिया हुआ है, जैसे बुनकर। ठीक है, बुनकर के लिए जो सूत है, ठीक है, सूत है, वो क्या है? कच्चा माल है। कुम्हार के लिए जो मिट्टी है, मिट्टी से वो बर्तन बनाएगा, मिट्टी से बहुत सारे क्या है? वस्तुएं बनाएगा। तो कुम्हार के लिए मिट्टी क्या है? कच्चा माल है। ठीक है, नगद मुद्रा की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको क्या है, कभी कभी कच्चे माल को भी खरीदने की जरूरत पड़ जाती है, तो आपके पास पैसे चाहिए, आपको पैसे चाहिए ना, तो पैसे। तो ये सभी चीजें क्या है? ये सभी चीजें आपको कार्यशील पूंजी में देखने को मिलती हैं। इनके बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। तो उत्पादन क्रिया के समाप्त हो जाने के बाद जो वस्तुएं, ठीक है, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है, वो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मानव पूंजी, चौथा पॉइंट। ठीक है, इसी को मैंने क्या बोला है? उद्यम बोला है, या उद्यमिता भी बोल सकते हो। ठीक है, जोखिम उठाने की क्षमता को ही उद्यमिता बोला जाता है। जोखिम उठाने की क्षमता को ही उद्यमिता बोला जाता है। उसी को हम लोग मानव पूंजी भी कहते हैं। समझ में आया सभी को? बताएंगे सभी लोग। तो यहां तक चीजें आप ध्यान में रखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ा जाए, आगे बात किया जाए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मानव पूंजी, जिसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। आप लोग जितने लोग क्या है, ठीक है, क्लास देख रहे हो, मेरा आशा है कि आप सभी लोग क्या है, एक मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल के रूप में क्या है, अपने देश में एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाओगे। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए बात करते हैं मानव पूंजी के बारे में, उद्यमिता के बारे में। तो भूमि हुआ, श्रम हुआ, या भौतिक पूंजी हुआ। ठीक है, तो भूमि श्रम पूंजी, ठीक है, या भूमि श्रम पूंजी को एक साथ जोड़कर उनका कॉम्बिनेशन बनाकर, ठीक है, उत्पादन संभव बनाने वाला जो ज्ञान होता है, जो उद्यम होता है, उसी को क्या बोला जाता है? मानव पूंजी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? मैंने शुरू में बताया था, आपके पास भूमि है, आपके पास श्रम है, आपके पास पूंजी है, लेकिन अगर आप इन तीनों को एक साथ अच्छे तरीके से क्या है, मिक्स नहीं करोगे, इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे, तो आप किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या होगा? ज्ञान चाहिए, उद्यम चाहिए। आपको अपने आप को मानव पूंजी में बदलना होगा। ठीक है, मानव पूंजी में बदलना होगा, ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर जो 2 है, क्लास 9 का एनसीईआरटी, जिसमें लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम ही है संसाधन के रूप में लोग, यानी वहां पे केवल मानव पूंजी के बारे में बात की गई है। वो चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में और चर्चा हम लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, बस आपका क्या है, आपका डेली जो बने रहेंगे आप लोग, तो आपको चीजें क्या है, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाकर पढ़ाऊंगा। आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे मैं क्या है, आपको आंसर्स दूंगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो भूमि श्रम भौतिक पूंजी को एक साथ जोड़कर उत्पादन संभव बनाने वाला जो ज्ञान है, उद्यम है, आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है, ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं अपने पालमपुर गांव के कहानी पर। ठीक है, पालमपुर पर आ जाते हैं, क्योंकि जब तक क्या है, हम तुलना करके नहीं पढ़ेंगे, जब तक समझ के नहीं पढ़ेंगे, तो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको क्या है, पालमपुर गांव की कहानी क्या है, सिखाती है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, पालमपुर में खेती की बात करते हैं। अब खेती करने के लिए लोग क्या करेंगे? उत्पादन के 4 साधनों का इस्तेमाल करेंगे, इन चारों संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। चलो खेती के महत्व के बारे में जानते हैं। पालमपुर में मुख्य व्यवसाय खेती है, मैंने शुरू में बताया। अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। 75% लोग अपनी जीविका खेती पर निर्भर है।
यानी पालमपुर में जितने लोग रहते हैं 450 परिवार रहता है यहाँ पे, ठीक है, उनमें से 75% जो लोग हैं किससे जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। बाकी जो 25% लोग हैं वो अन्य गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, जैसे विनिर्माण से, डेयरी से, परिवहन से, दुकानदारी से, इन सभी चीजों से जुड़े हुए हैं। आगे बात करें तो इनमें किसान और कृषि श्रमिक दोनों शामिल होते हैं। देखिए दो शब्द बना, एक बना किसान, एक क्या बना, किसान, ठीक है, किसान फार्मर, और एक बना कृषि श्रमिक। दोनों में बेटा अंतर होता है, दोनों में अंतर। ये जो पालमपुर गांव की कहानी है ये दोनों में अंतर भी आपको क्या है, सिखाती है। अब किसान का मतलब क्या होता है, किसान का मतलब क्या होता है, जिसका स्वयं का अपना क्या हो, जमीन हो या भूमि हो, जिस पर वो खेती करता हो, और खेती करके जो भी अनाज उगाता है, ठीक है, अनाज उगाता है उसका वो स्वयं का मालिक हो और उसको बाजार में जाकर बेचे और प्रॉफिट कमाए, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, किसान बोला जाता है। ठीक है, अगर आपकी क्या है, खुद की जमीन है, आप खुद उस पर खेती करते हो, अनाज उगाते हो और मार्केट में ले जाकर बेचते हो, तो आपको क्या कहा जाएगा, किसान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, किसान यानी फार्मर कहा जाएगा। समझ में आया। आगे अगर हम बात करें कृषि श्रमिक क्या होता है, कृषि श्रमिक जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं। ठीक है, गांव में आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी खुद की जमीन नहीं है, खुद की खेती नहीं है, वो दूसरे के खेतों में या बड़े बड़े किसानों के क्या खेतों में जाकर क्या है, काम करते हैं। बदले में वो क्या करते हैं, मजदूरी प्राप्त करते हैं, बदले में वो मजदूरी प्राप्त करते हैं और उनके द्वारा जो उगाया गया अनाज होता है उन पर भी उनका मालिकाना हक नहीं होता। तो ऐसे ऐसे किसानों को क्या बोला जाता है, कृषि श्रमिक बोला जाता है, कृषि श्रमिक। ठीक है, समझ में आया। तो गांव में क्या है, दो प्रकार के आपको किसान देखने को मिलते हैं, एक जिनका स्वयं का क्या है, जमीन होता है, स्वयं का उनका अनाज होता है, और एक क्या करते हैं, बड़े बड़े किसानों या दूसरे किसानों के पास जाकर उनके जमीन पर खेती करते हैं और बदले में क्या है, रोजाना या प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति सप्ताह के हिसाब से, महीने के हिसाब से क्या करते हैं, मजदूरी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उनको कृषि श्रमिक बोला जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो 75% लोग क्या है, खेती से जुड़े हुए हैं पालमपुर में, बाकी क्या है, अन्य गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आगे, पालमपुर के सभी भूमि पर खेती होती है। सबसे अच्छा ये बात है, पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। बेहतरीन बात यह है कि जितनी भी भूमि है सब पर खेती होती है। ठीक है, मतलब जो खेती योग्य भूमि है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अपने घर के अंदर ही खेती कर रहे हैं, लेकिन सभी भूमि पर क्या है, खेती होती है। कोई भी भूमि यहाँ पर क्या है, बंजर नहीं है, बेकार नहीं है। ठीक है, सब पर खेती की जाती है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं पालमपुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, फसलों के बारे में। देखिए यहाँ पे डिटेल में चर्चा की गई है। फसलें 3 प्रकार की होती हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होती है रबी की फसल, एक होती है जायद की फसल, और एक होती है आपकी खरीफ की फसल। ठीक है, तो यहाँ पर पालमपुर के बारे में बात किया जा रहा है, पालमपुर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो पहले बात करते हैं खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल की बात करते हैं तो बरसात के मौसम में, ठीक है, बरसात के मौसम में किसान क्या करते हैं, ज्वार और बाजरा उगाते हैं। खरीफ की फसल की बात करें तो ज्वार और बाजरा क्या है, खरीफ की फसल है, और ये क्या है, बरसात के मौसम में पालमपुर में उगाई जाती है, और इसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी फसल की बात करें पालमपुर की तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में क्या है, ये उगाई जाती है, जिसका नाम क्या है, आलू। ठीक है, आलू है, याद रखना। आलू पिछले 15 से 20 सालों से तीसरी फसल के रूप में उगाया जा रहा है। भारत में बात की जा रही है, ये भारत में बात की जा रही है, याद रखना। ठीक है, भारत में काफी ज्यादा क्या है, आलू के क्या है, इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, हर जगह पे आलू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना दूसरी फसल ये लोग आलू उगाते हैं। तीसरी बात करें तो रबी, रबी की फसल उगाते हैं, सर्दी के मौसम में यहाँ पर उगाई जाती है, विशेष तौर पे गेहूं और चावल। ठीक है, घरेलू उपयोग के बाद जितना भी गेहूं बचता है तो पालमपुर के जो किसान है वो रायगंज के मंडी में जाकर बेच देते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब लोग खेती क्यों करते हैं, 2 कारण। ठीक है, उससे अनाज उगाते हैं, एक स्वयं के लिए बचाते हैं, और जितना जो बचता है उसको मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं। तो यही काम क्या है, पालमपुर के जो किसान हैं वो आपको करते हुए देखने को मिलेंगे। घरेलू उपयोग के बाद जो भी गेहूं बेचता है रायगंज में जाते हैं, 3 किलोमीटर दूर है, वहां जाकर बेच देते हैं, उससे इनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अन्य फसल में ये लोग गन्ना भी उगाते हैं, गन्ना। ठीक है, वर्ष में एक बार कटाई और कच्चा गन्ना और गुड़ शाहपुर के व्यापारियों को बेचते हैं। अब गन्ना उगाकर कहाँ बेचते हैं, ठीक है, गन्ना उगाकर कहाँ बेचते हैं, पहले तो गुड़ बनाते हैं और कुछ गन्ने को क्या करते हैं, ये लोग जाके शाहपुर के व्यापारियों को बेच देते हैं। इस प्रकार से इनका क्या है, आजीविका चलता है, यानी इनकी आर्थिक गतिविधियां चलती हैं। आगे बात करते हैं, यही चैप्टर, यही गांव की कहानी क्या है, आपको कुछ और चीजों के बारे में बता रहा है।
अगर आपको क्या है अपने जमीन पर या अपने भूमि पर क्या है पैदावार बढ़ाना है, अनाजों का पैदावार बढ़ाना है, तो आपको कौन कौन से तरीके पता होने चाहिए। उनमें से एक तरीका क्या है, बहुफसलीकरण है, ठीक है, या बहुफसल प्रणाली भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बहुफसलीकरण बोल लीजिए या बहुफसल प्रणाली बोल दीजिए, बात एक ही है। अब बहुफसल प्रणाली क्या होता है, जब हम किसी एक भूमि पर कई प्रकार के फसलों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, बहुफसलीकरण बोला जाता है। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को ही बहुफसलीकरण कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने का सबसे क्या है, आसान तरीका है, सबसे सामान्य प्रणाली है, ठीक है। आप भारत के गांवों में देखेंगे कि एक ही क्या है, एक ही जमीन पर एक ही खेत में क्या है लोग अनेक प्रकार की क्या है फसलों को बोते हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है जिससे उत्पादन क्या है तेजी से बढ़ता है, और जो मिट्टी है या जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, खत्म नहीं होती, क्योंकि लगातार एक के बाद एक फसलें क्या है बदलती जाती हैं और उनका उत्पादन होता जाता है और भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बनी रहती है। आगे बात करें तो सिंचाई में ये लोग क्या काम करते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं पुराना तरीका फिर नया तरीका, ठीक है। पुराने तरीके में अगर हम बात करें पालमपुर में, तो किसान कुओं से रहट द्वारा, ठीक है, पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे, ठीक है। अब ये रहट क्या होता है, आप लोग जो लोग गांव के होंगे उनको पता होगा रहट क्या होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या है। देखिए इसको क्या बोला जाता है, ये आप देखेंगे, ठीक है, ये आप देखेंगे इसको रहट बोला जाता है, ठीक है। ये आप देखे होंगे, मूवी में भी देखे होंगे, ठीक है, शहर वाले मूवी में भी देखे होंगे और गांव वाले तो देखे ही होंगे, इतना तो पक्का है, ठीक है। तो इसको रहट, तो पुराना जो तरीका था पालमपुर के गांव के किसानों का, ये कुओं से जाते थे, क्या करते थे, इस रहट के माध्यम से पानी निकालकर क्या करते थे, छोटे छोटे खेतों में सिंचाई करते थे। अब इनका नया तरीका क्या है, पालमपुर में बिजली आ गया है, पालमपुर में बिजली आ गया है, ठीक है। तो बिजली से चलने वाले इन लोगों ने क्या किया है, अपने खेतों के पास ट्यूबवेल लगवा दिया है, और वो ट्यूबवेल से आसानी से क्या है खेतों में पानी का छिड़काव करते हैं। ये इनका नया तरीका है। तो पहला आपको समझ में आया बहुफसलीकरण क्या होता है, ठीक है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाना ही बहुफसलीकरण कहलाता है। आगे बात करते हैं बिजली और नलकूप का प्रभाव क्या पड़ा। अब पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई, ट्यूबवेल्स आ गए, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा। बिजली आने के बाद सिंचाई का तरीका बदल गया, ये तो बढ़िया है। नलकूप ज्यादा प्रभावी हो गए, इनसे अधिक क्षेत्र में सिंचाई होने लगी, ठीक है। पहले सरकारी नलकूप लगे थे, फिर किसानों ने अपने स्वयं का प्राइवेट नलकूप यानी ट्यूबवेल लगवा लिया। परिणाम क्या हुआ, 1970 के दशक के मध्य तक, ठीक है, 200 हेक्टेयर का पूरा खेत, ठीक है, हुआ सिंचित होने लगा, और अच्छी सिंचाई के 3 फसलों की खेती क्या हो गई, संभव बनाई गई। अब देखो भूमि के माप के बारे में पढ़ लेते हैं, आगे शायद दिया भी होगा भूमि की माप, भूमि की माप, ठीक है। तो भूमि की माप हम लोग क्या करते हैं, हेक्टेयर में करते हैं। किस में करते हैं, हेक्टेयर में करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, हेक्टेयर में करते हैं। अब याद रखेंगे आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एक हेक्टेयर में, ठीक है, एक हेक्टेयर में, ठीक है, 10,000, याद रखेंगे 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। कुछ लोग भूमि की माप क्या है बिस्से से करते हैं, जिसको बिस्वा बोला जाता है, कुछ लोग बीघा से करते हैं, कुछ लोग एकड़ से करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सही पैमाने की बात करें तो हमारे देश में हेक्टेयर का इस्तेमाल किया जाता है। एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की क्या है भूमि होती है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भूमि की माप। देखिए आ गया भूमि की माप, हेक्टेयर क्या है, तो हेक्टेयर क्षेत्रफल मापने का एक मानक इकाई है, मानक स्टैंडर्ड क्या है, ये फॉर्म है, स्टैंडर्ड यूनिट है, जो खास तौर पर भूमि का मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक हेक्टेयर में कितने स्क्वायर किलोमीटर, एक हेक्टेयर में कितने स्क्वायर किलोमीटर बताइए सभी लोग कमेंट में फटाफट बताइए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक हेक्टेयर बराबर क्या है, 100 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, याद रखेंगे। नोट, गांव में स्थानीय इकाई भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। गांव में क्या है, कुछ लोग बीघा का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं अरे भैया हमारे पिताजी के पास 20 बीघा जमीन है, ठीक है, हमको कोई परवाह नहीं है, ठीक है, हम पढ़े या ना पढ़े, मेरे पास 20 बीघा जमीन है, बेच कर क्या है जीवन गुजारेंगे या उसमें काम करके जीवन गुजारेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन नहीं, पढ़ना जरूरी है, किसान बनना है तो उसके लिए भी क्या है आपको पढ़ना जरूरी है। कुछ लोग गुट्ठा बोलते हैं, कुछ लोग बिस्वा बोलते हैं, कुछ लोग एकड़ में बोलते हैं, लेकिन जो मानक इकाई है आप लोग याद रखेंगे हेक्टेयर है। क्या है, हेक्टेयर है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे चीजें देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब कुछ तरीके हैं, तरीकों के बारे में आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब पारंपरिक खेती की बात की जा रही है और आधुनिक खेती के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं श्रम, ठीक है, स्वयं और परिवार के सदस्य द्वारा की जाती थी।
जो पारंपरिक खेती थी, पुरानी जो खेती थी, तो लोग गांव के क्या है परिवार हुआ करता था, पूरा परिवार क्या है खेतों में काम करता था। लेकिन आधुनिक अगर हम खेती की बात करें तो खेतिहर मजदूरों को अब लोग रख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो बड़े बड़े किसान गाँव में देखेंगे आपको मिलेंगे, तो वो लोग खेती नहीं करते हैं, वो अपने क्या करते हैं, गाँव के छोटे मोटे किसानों को अपने खेतों में क्या करते हैं, रख लेते हैं, बदले में उनको क्या करते हैं, मजदूरी देते हैं। तो आज क्या है, खेती बदल गई है, ठीक है। पहले क्या होता था, पारंपरिक बीज का इस्तेमाल किया जाता था, गोबर से खाद उद बनाकर, ठीक है, पुरानी परंपराओं से, पुराने प्रणालियों से क्या है खेती की जाती थी। परंतु आज क्या है, हमारे देश में अत्यधिक उन्नत बीज है, जिसको हम लोग HY बीज बोलते हैं, हाई हिल्डिंग वेराइटी वाले बीज क्या है, हाँ हमारे देश में क्या है विकसित हो चुके हैं, उर्वरक अच्छे आ गए हैं, सिंचाई की व्यवस्थाएं क्या है बदल चुकी हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनसे क्या है आज आधुनिक खेती की जाती है। उर्वरक की बात करें तो गाय का गोबर तथा अन्य प्राकृतिक क्या है उत्पाद का इस्तेमाल करके पारंपरिक खेती की जाती थी, परंतु वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग करके उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जुताई की बात करें तो पहले लोगों के पास पारंपरिक हल होता था, बैल होता था, उन बैलों पर क्या है हल को जोड़कर ये लोग क्या करते थे, पूरा क्या करते थे, जुताई करते थे। आज क्या है, हमारे पास ट्रैक्टर है, थ्रेसर मशीन है, इन सब का उपयोग करके जुताई अच्छे तरीके से होता है। सिंचाई के लिए स्रोत, लोग कुएं से पानी लेकर आते थे, रहड़ से पानी, तालाब से, नदियों से पानी क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। आज क्या है, बिजली और डीजल से चलने वाले क्या है नलकूप और पंप के माध्यम से क्या करते हैं, सिंचाई करने का काम करते हैं। पूंजी की बात करें तो पारंपरिक खेती में क्या है कम पूंजी की आवश्यकता होती थी, परंतु क्या है आज की जो आधुनिक खेती है उसमें क्या है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इतना आपको चीजें पता होना चाहिए, ये दोनों में अंतर है, कभी कभी अंतर भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद ठीक है, हरित क्रांति क्या थी, ठीक है। अब पालमपुर गांव की कहानी की बात करते तो हरित क्रांति के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। चलिए, हरित क्रांति, अगर हम भारत में बात करें तो हरित क्रांति के जनक कौन है, आप लोग बताएंगे, कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है, जनक कौन है, ठीक है। तो जनक का नाम है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामी, ठीक है, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन याद रखेंगे। ये भारत में क्या थे, हरित क्रांति के जनक थे, याद रखना। इन्होंने ही क्या है भारत में हरित क्रांति की एक तरह से। फिर अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में अगर हम बात करें तो विश्व में भी याद रखेंगे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग क्या है, बोरलॉग क्या है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। हरित क्रांति जो शब्द है, हरित क्रांति जो शब्द है, हरित क्रांति जो शब्द है याद रखेंगे, हरित क्रांति जो शब्द है ये किसने सर्वप्रथम इस्तेमाल किया, किसने सर्वप्रथम इस्तेमाल किया, तो विलियम गॉड, विलियम गॉड, ठीक है, विलियम गॉड याद रखेंगे, विलियम गॉड ने सर्वप्रथम क्या हुआ हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया। हरित क्रांति के वजह से ही भारत में भी क्या है हाई यील्डिंग वैरायटी वाले यानी अधिक उपज वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया। और भारत में क्या है दो चीजों के क्या है उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली, एक है गेहूं और दूसरा है चावल, ठीक है। तो बात करते हैं हरित क्रांति भारत में कब चालू हुई। हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई, करीबन 1965 या 66 के बीच क्या हुई हमारे देश में हरित क्रांति हुई, याद रखेंगे। उद्देश्य क्या था, अधिक उपज वाले बीजों का इस्तेमाल करना, ठीक है, और बीजों का इस्तेमाल करके क्या करना, अनाज का पैदावार बढ़ाना, ठीक है, यही हरित क्रांति का मेन उद्देश्य था। आगे बात करें मूल विचार क्या था, एक ही पौधों से पारंपरिक बीजों की तुलना में अधिक अनाज पैदा करना, यानी एक ही प्रकार के बीजों से, ठीक है, ताकि सीमित भूमि पर ही उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसे गेहूं और चावल की खेती में सबसे ज्यादा फायदा मिला, ठीक है, सबसे ज्यादा गेहूं, ठीक है, गेहूं का उत्पादन क्या हुआ काफी तेजी से बढ़ा और चावल का भी। आगे अगर हम बात करें हरित क्रांति के कुछ मुख्य घटक थे, ये आपको पता होना चाहिए। हरित क्रांति के बारे में बहुत सारे क्या है पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। अधिक उपज वाले बीज जिसको हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीज बोला गया, ठीक है, यही केवल काफी नहीं थे, इसके साथ साथ क्या है भारत में 4 चीजों की और आवश्यकता थी, ठीक है। एक तो पहले बीज हो गया, दूसरा सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और ट्रैक्टर मशीनें, ये सब कुछ क्या है, सब कुछ की जरूरत होती है, तभी आप किसी भी क्या है भूमि पर अच्छे तरीके से क्या है हाँ खेती कर सकते हो और अनाज का पैदावार बढ़ा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये डेली क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अब हरित क्रांति से भारत को क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या लाभ हुए ये भी आपको पता होना चाहिए, लाभ भी पूछा जाता है। अधिक उपज, अनाज उत्पादन कई गुना बढ़ा, याद रखेंगे।
HIV बीजों का HYV, ठीक है, HYV बीजों का उपयोग से गेहूं और चावल में क्या हुआ, भयंकर उत्पादन बढ़ा, किसानों की आय भी बढ़ी, बाजार में बेचने के लिए क्या हुआ, इनके पास अधिशेष, अधिशेष का मतलब होता है एक्स्ट्रा अनाज होते थे, ठीक है, भूखमरी भारत में खत्म हुआ, खाद्य संकट भी खत्म हुआ, सिंचाई और आधुनिक तकनीक के विकास के कारण, ठीक है, क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, जैसे नलकूप का विकास किया गया, मशीनें बनाई गई, ठीक है, इसके अलावा खेती अधिक उत्पादन और तेज हुई, ठीक है। तो ये हरित क्रांति का क्या हुआ, हमारे देश में सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग। अब कुछ हानियां भी हुई। अब हरित क्रांति तो हमारे देश में आ गई, यानी चालू कर दी गई, इससे हानियां हुई छोटे किसानों को, ठीक है, छोटे किसानों को इसका क्या हुआ, कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी हानियां हुई, हमें क्या हुआ, ठीक है, अब देखते हैं, यही बात करते हैं, ठीक है। हानियां क्या क्या हुई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा, ठीक है, जिससे क्या हुआ, मिट्टी की उर्वरा क्षमता खत्म हो गई, ठीक है, फर्टिलिटी क्या हो गई, मिट्टी की खत्म हो गई, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। जमीन में जल प्रदूषण भी बढ़ा, ठीक है, जमीन में जल प्रदूषण भी बढ़ा, ये याद रखेंगे। कुएं और जमीन के पानी क्या हो गए, दूषित हो गए और कुछ सूख भी गए, इतना ज्यादा नलकूप से, ट्यूबवेल से पानी निकाल दिया गया, ठीक है। अधिक सिंचाई से जल स्तर भी क्या हुआ, नीचे गिर गया। अब पानी ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है भूमि में जो क्या है, जो जल है वो तो खत्म ही हो जाएगा ना, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। भूजल में कमी हुई, छोटे किसान महंगी तकनीक नहीं खरीद पाए, ठीक है। हरित क्रांति तो आ गई, ट्रैक्टर आ गया, ट्यूबवेल आ गया, लेकिन जो छोटे किसान थे उनके पास पैसा नहीं था, कैसे खरीदेंगे, ठीक है। तो छोटे किसानों को कुछ ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिलता, असमानता बढ़ी, ठीक है, बड़े किसान अमीर होते चले गए, जबकि छोटे किसान क्या है, कर्ज के नीचे दब गए, ठीक है, उनको कर्ज लेना पड़ा काम करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। मशीनों के कारण लोग रोजगार यानी बेरोजगार हो गए, रोजगार में कमी हुई। अब जो काम पहले लोग हाथ से किया करते थे, अब वही मशीन कर रही है, तो लोगों के अंदर क्या है, बेरोजगारी भी बढ़ी, एक समस्या ये हुई। फायदा भी हुआ, कोई चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। पढ़ने के फायदे भी है, नुकसान भी है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा, ये नुकसान है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारतीय कृषि पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। अब भारत में हरित क्रांति की गई तो उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा ना। तो लिखा हुआ है कि हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज्यादा उपज वाले, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी के द्वारा चावल और गेहूं की कृषि को करने के तरीके सीख गए, कि कैसे हम चावल को क्या है ढेर सारे मात्रा में उगा सकते हैं, गेहूं को कैसे उत्पादन उसका बढ़ा सकते हैं, ये चीजें वो सीख गए। परंपरागत बीजों की तुलना में अधिक उपज वाले बीजों का इन लोगों ने क्या किया, इस्तेमाल किया बेहतर तरीके से। किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर, फसल काटने की मशीनों का उपयोग किया, ठीक है, इसके अलावा रासायनिक खादों का प्रयोग करना भी शुरू किया। समझ में आया सभी को, बताएंगे सभी लोग बताएंगे, फटाफट से बताएंगे सभी लोग, यहां तक चीजें आपको समझ में आई, ठीक है, यहां तक चीजें बस समझ में आई, एक बार बताएंगे सभी लोग। आगे बात कर लेते हैं फटाफट पालमपुर गांव की। पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों का संघर्ष, अब ये भी पढ़ना जरूरी है। आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे, याद रखेंगे, एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे, क्लास के बाद भी और क्लास से पहले भी आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, एनसीईआरटी की है, बस वहां से निकाल कर आपको क्या है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे आपका एनसीईआरटी बहुत तेजी से कवर हो, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो पालमपुर गांव के भूमिहीन जो किसान थे, जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी, उनका क्या संघर्ष था। भूमिहीन किसान दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए क्या है, मजबूर हुए हरित क्रांति के लिए। उन्हें अपने प्रतिदिन काम ढूंढते रहना पड़ता था, जाहिर सी बात है, एक जगह से क्या है काम खत्म होता था तो दूसरे स्थान को ढूंढना पड़ता था, क्योंकि मजदूरी पर काम करते थे ये किसान। सरकार द्वारा मजदूर की दैनिक दिहाड़ी न्यूनतम कितनी थी, 60 रुपए निर्धारित थी, 60 रुपए मिलता था एक दिन का, ठीक है, दिहाड़ी, ठीक है, परंतु उन्हें केवल 35 से 40 रुपए ही दिए जाते थे। निर्धारित था 60 रुपए, मिलता कितना था, 35 से 40 रुपए ही मिलता था। ये पालमपुर की स्थिति है, ठीक है। खेतिहर श्रमिकों में अधिक स्पर्धा के कारण लोग कम वेतन पर भी क्या है काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसा होता है भारत में, भारत में जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम लोगों का क्या है, जो ज्ञान है, हमारे पास जो स्किल है, उसके हिसाब से हमें पैसा नहीं मिलता, क्योंकि लोग क्या है, लोग एक दूसरे से कंपटीशन करके क्या है काम कर रहे हैं। कोई 10,000 में काम कर रहा है तो सामने वाला दे रहा है कि नहीं भैया हमको ये काम मिलना चाहिए, हम 9,000 में ही काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो आपको नौकरी देने वाला है वो 9,000 वाले को पहले पकड़ेगा। तो यही चीज है, कंपटीशन देखने को मिलता था, ठीक है। इसके बाद खेतिहर श्रमिक कर्ज के कारण क्या होते थे, अत्यधिक कष्ट झेल रहे थे, ठीक है, कर्ज के बोझ में दब गए थे। आगे
अब बात कर लेते हैं फटाफट, इसके बाद क्या है आपका क्लास एंड होगा, कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है। पालमपुर की गैर कृषि क्रियाओं के बारे में, गैर कृषि क्रियाएं जिसमें हमने बताया विनिर्माण आता है, परिवहन आता है, तो उनके बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। 75% जो पालमपुर के लोग थे वो कृषि से जुड़े थे और 25% लोग वो गैर कृषि क्रियाओं से जुड़े थे, उनके बारे में अब डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेयरी की, ठीक है। डेयरी की बात करते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। बात करते हैं डेयरी, ठीक है। अन्य प्रचलित क्रियाएं, कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्या है क्रिया थी। लोग अपनी भैंसों को कई तरह के घास और क्या है बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा खिलाते थे, जहां से दूध को दूर दूर यानी खिलाते थे, फिर उससे क्या है दूध निकालते थे और उस दूध को अलग अलग शहरों में जाकर कस्बों में जाकर बेचते थे और उससे पैसे कमाते थे। एक तो ये हो गई गैर कृषि क्रिया। दूसरा आते हैं लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण, ठीक है। विनिर्माण कार्य में पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों में और खेतों में काम किया जाता था। ये लोग विनिर्माण का काम करते थे। श्रमिकों को कभी कभी क्या है कभी कभार किराए पर भी लिया जाता था। जैसे ठीक है, कुछ लोग क्या करते थे गन्ने से गुड़ बनाते थे, गन्ने से चीनी बनाते थे, कुछ लोग डलिया बनाते थे, कुछ लोग मिट्टी के खिलौने बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये सारे क्या होते थे उनके घरों में या खेतों में किए जाते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये दूसरा काम हो गया। इसके बाद कुछ दुकानदार भी थे पालमपुर में, ठीक है, कुछ दुकानदार भी थे पालमपुर में। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते थे। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है, जब वस्तुओं का आदान प्रदान करके क्या करते हैं हम लोग विनिमय करते हैं तो उसको वस्तु विनिमय बोला जाता है। तो ये यहाँ पे नहीं था, ठीक है। पालमपुर के व्यापारी क्या थे दुकानदार थे, जो शहरों से क्या करते थे शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार के वस्तुएं आवश्यकता संबंधित वस्तुएं लाकर गांव में ठीक है रखते थे और उन्हें गांव के लोगों को क्या करते थे बेचते थे। ये फायदा होता था, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे चावल गेहूं चाय तेल बिस्किट साबुन टूथपेस्ट बैटरी मोमबत्तियां कॉपियां पेन पेंसिल यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी क्या करते थे दूर शहरों से थोक बाजारों से ले आकर पालमपुर में बेचते थे। परिवहन की बात करें तो तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र ये भी था पालमपुर में। पालमपुर और रायगंज जो कि 3 किलोमीटर दूर था पालमपुर से, रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन देखने को मिलते थे। जैसे रिक्शा वाले देखने को मिलते थे, टांगे वाले देखने को मिलते थे, जीप मिलता था, ट्रैक्टर मिलता था, ट्रक मिलता था, ठीक है। इसके अलावा परंपरागत बैलगाड़ियां मिलती थी, दूसरी गाड़ियां चलाने वाले लोग आते थे जो परिवहन सेवाओं में क्या थे जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार की क्या थी पालमपुर की गैर कृषि क्रियाएं थी। बताइए सभी को समझ में आया? यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई? एक बार सभी लोग बताएंगे यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई? एक बार सभी लोग बताएंगे यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई? बताइए सभी लोग यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई? ये आपका जो पहला चैप्टर है ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हुआ समाप्त हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। सभी लोग बताएंगे आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा। एक नई सीरीज की शुरुआत हो गई है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्लास 9 का अर्थशास्त्र का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर था पालमपुर गाँव की कहानी वो हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ा, उसके जितने भी टॉपिक्स थे हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम लोग क्या है नेक्स्ट डे मिलेंगे, ठीक है, किसी एक और नए चैप्टर के साथ। आई होप आपको क्या है आज का जो क्लास है वो पसंद आया हो। अगर क्लास पसंद आया है तो आप क्या करिए इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो व्यक्ति और भी पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी अच्छे तरीके से उनको ये क्लास शेयर करिएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, शुभ रात्रि सभी को।